और नहीं, ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं जाते वरना क्लास नहीं हो पाएगी। चलो हम स्टार्ट कर दिया था प्रियम्बल, है ना। ओह सॉरी, चलो एक क्विक रिवीजन करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रियम्बल से करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, ठीक है। इलेक्शन के बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई थी, हम इतने टाइम से कर रहे थे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पर हमारे पास में एक बेसिकली रोड मैप नहीं था कि हमें जाना किस तरफ है और कहाँ पे अभी हम एग्जिस्ट करते हैं और किस तरफ हम जाना चाहते हैं। वो जो रोड मैप था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो पहली बारी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रोड मैप था कि अभी हम कहां पर हैं और किस तरफ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसका एम क्या था? ये गाइडिंग फिलॉसफी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब क्या फिलॉसफीज को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ देखते हैं, ठीक है। क्या ऐसी फिलॉसफीज हैं, क्या ऐसे विचार हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखना चाहते हैं, ठीक है। ये सब हमें किसने बताया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन एड्रेस किए गए थे? वेयर आर वी गोइंग? हम इतने टाइम से बोल रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब हम पहले तो ये बताएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसा है और किस तरफ हम लेके जाना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। व्हाट पिक्चर ऑफ इंडिया डू वी वांट टू शो दी वर्ल्ड? हम कैसी इमेज इंडिया की पोर्ट्रे करना चाहते हैं एक पूरे के पूरे ग्लोबल स्फेयर में, मतलब दुनिया को हम क्या दिखाना चाहते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस राह की तरफ जाएगा। ये सब कुछ बताया गया किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अभी एक चीज समझना, हमारा जो बेसिकली प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल के पीछे का बेस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रहा है, ये बता रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल समरी है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, अब हमें बाद में बताया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें इनकलकेट कर दी गई हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताएगा कि कैसा प्रियम्बल बनेगा और प्रियम्बल बताएगा कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है। समझ में आया? पहले मैं क्या लिखता हूं? प्रीफेस या फिर गाइडिंग लाइट, ठीक है। उसके बाद में एक बुक के लिखने के बाद में लास्ट में मैं क्या लिखता हूं? समरी, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? समरी। जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो लिया तो हमने यूएसए से है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। बट उनके प्रियम्बल में और हमारे प्रियम्बल में क्या डिफरेंस है? हमारा प्रियम्बल समरी है, उनका प्रियम्बल प्रीफेस है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को इसमें? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने फाउंडेशन रखी थी हमारे प्रियम्बल की। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का अब कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। प्रियम्बल को अलग से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हमने प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करा दिया था, ठीक है। प्रियम्बल इज द एसेंस समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, प्रियम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स थे, ये मैं सारी चीजें तुम्हें बता चुका हूँ, कल जब हम पढ़ रहे थे तो मैं तुम्हें प्रियम्बल पूरा का पूरा दिखाया था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा पाऊँ फिर से प्रियम्बल की इमेज, क्योंकि मुझे रुक जाओ एक सेकंड।
पता है मुझे, पहली बार देखा आज मैंने प्रीएम्बल जैसी कोई चीज़ भी होती है। देखो ये है हमारा प्रीएम्बल, क्या है ये हमारा प्रीएम्बल। यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये जो पहली लाइन है प्रीएम्बल की, ठीक है, पहली लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बताती है प्रीएम्बल की पहली लाइन, पावर सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर सोर्स क्या रहने वाला है, कहां से हम पावर ड्रॉ करने वाले हैं, कहां से पावर ड्रॉ करेंगे, पीपल ऑफ इंडिया से, मतलब लोगों से ही पावर हम क्या करने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं। मतलब इंडिया के अंदर जो पावर का मेन सोर्स है वो क्या है, यहाँ की जनता, यहाँ के सिटीजन क्या है, यहाँ के जो पीपल है वो क्या है, यहाँ की मेन पावर सोर्स है, सारी की सारी पावर्स उसी के हाथ में है, जनता के हाथ में है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है कि यहाँ पे पावर किसके पास में है, पीपल के पास में है, ठीक है। दूसरा सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या है, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, कैसा है, हम सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। चारों कीवर्ड्स अभी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है। फिर ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या बताता है हमारा, क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम हमारी सोसाइटी के अंदर लाना क्या चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फिर ये इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 hereby adopt enact and give to ourselves the constitution of India। इसका मतलब क्या है, ये है डेट ऑफ एडॉप्शन, क्या है ये, डेट ऑफ एडॉप्शन, कि किस टाइम, किस डेट को हमने अपने प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया, मतलब हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। समझ में आया कि प्रीएम्बल क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की पहली लाइन बताती है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, ठीक है। ये सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होने वाला है, ठीक है, मतलब क्या नेचर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये क्या बताती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम हमारी सोसाइटी के अंदर लाना क्या चाहते हैं। अब एक एक चीज डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है सोवरेनिटी, क्या होता है सोशलिस्ट, क्या होता है सेक्युलर, क्या होता है डेमोक्रेटिक और क्या होता है रिपब्लिक, ठीक है। चलो चिल मोड में बैठो बिल्कुल, क्या कह रहे सर, हम तो बचपन से चिल हैं। देखो ये सारी सारी टर्म्स है जो हमारे प्रीएम्बल में यूज हुई है, मैंने तुम्हें भी पीछे समझा बताई, प्रीएम्बल में सारी की सारी यूज हुई हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी पावर वेस्टेड इन पीपल, के मतलब जो पावर है वो कहाँ पर वेस्टेड है, लोगों के अंदर वेस्टेड है, ठीक है। सोवरेनिटी क्या बताता है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, सुप्रीम अथॉरिटी। इसको भी समझते हैं, रुक जाओ डिटेल में। सोवरेनिटी तो मैंने तुम्हें समझाया है, समझाया है ना। चलो अब पहले एक चीज देखते हैं कि हमारे जो प्रीएम्बल है उसके सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से हमने प्रीएम्बल इंस्पायर्ड, कहाँ से हमारी जो प्रीएम्बल है, ठीक है। जो हमारा बेसिकली पूरा कोर प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस से, ठीक है। बट हमें पता है कि यूएसए का प्रीएम्बल और हमारे प्रीएम्बल में डिफरेंस क्या है, उनका है प्रीफेस और हमारा है समरी,
ठीक है। जो मेन आइडियोलॉजी है हमारे प्रियम्बल की, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर। उस टाइम पे रशिया नहीं था, अनडिवाइडेड रशिया, यूएसएसआर, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने क्या चीज लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी सब समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज समझाऊंगा। अमेंडमेंट देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा के क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे और क्या हमारे नेचर था, उसको समझते हैं। हमने नेचर के अंदर पढ़ा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? सोशलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म से हम क्या समझते हैं? सोशलिज्म होता है बेसिकली, जब हम हमारे दिमाग में जैसे सोशलिज्म आता है ना, एक व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है, ठीक है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा सोशलिज्म पे, उसको समझते हैं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोशलिज्म क्या होता है? जब किसी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए और स्टेटलेस होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए जिसके पास में कुछ ज्यादा एडवांटेजेस हो और दूसरी क्लास के पास में वो एडवांटेजेस ना हो। मतलब कार्ल मार्क्स का कहना ये है कि जितने भी रिसोर्सेज है ना, इस बेसिकली इस अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ना ही प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, ना ही इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप कैसी होनी चाहिए? या तो कम्युनिटी के पास होनी चाहिए, ठीक है, या सोसाइटी के पास, मतलब वही सोसाइटी और कम्युनिटी के पास में ओनरशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो एक वेल है, क्या है? एक कुआं है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का कहना ये था, ये कुआं ना तो स्टेट के पास होना चाहिए, स्टेट मतलब सरकार, ठीक है, ये कुआं ना तो स्टेट के पास होना चाहिए, ना ही किसी इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। ये कुआं किसके पास होना चाहिए? ये कुआं कम्युनिटी के पास में होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल के पास में अगर ओनरशिप होगी तो होगा क्या सोसाइटी में? कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सोसाइटी ना दो पार्ट्स में डिवाइड है। हमारी जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड है। एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं हैव क्लास, और एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं हैव नॉट क्लास। उसका मानना यह था कि सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हैव क्लास और एक है हैव नॉट क्लास। हैव क्लास वो क्लास है जिसके पास में सारे रिसोर्सेज का एक्सेस है, ठीक है, और हैव नॉट वो क्लास है जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। और इन दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को खत्म करना चाहता था कार्ल मार्क्स, और उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलता था? सोशलिज्म। कि सोशलिज्म में क्या होगा? कोई भी हैव क्लास या हैव नॉट क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी, सोसाइटी के अंदर कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए, और सोसाइटी के अंदर कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए। ना तो क्या नहीं होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए, और ना ही क्लास होनी चाहिए। अब समझो उसका बेसिकली यहां तक पहुंचने का मीन क्या था, किस रास्ते से वो सोशलिज्म को अचीव करना चाहता था। कार्ल मार्क्स कहता था अगर हमें सोशलिज्म अचीव करना है तो कौन से मेथड से कर सकते हैं? सिर्फ रिवॉल्यूशन से किया जा सकता है। किससे? रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन मतलब सिर्फ वॉयलेंट मीन से ही आप सोशलिज्म को अचीव कर सकते हो, लड़ झगड़ करके ही सोशलिज्म को अचीव कर सकते हो। उसका मानना था ये जो हैव नॉट क्लास है ना, ये हैव क्लास इसका इतना ज्यादा शोषण कर देगी कि एक दिन ये हैव नॉट क्लास इसके प्रति विद्रोह कर देगी, ठीक है, और जब ये विद्रोह करेगी तो सब कुछ तबाह कर देगी। ये मानना था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो सोशलिज्म समझ में आया? सोशलिज्म क्या है? जिसमें जो रिसोर्सेज हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास में कॉन्सेंट्रेट ना हो, वो पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब एक सोशलिज्म होता है गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मार्क्स का सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है? गांधीयन सोशलिज्म बेस्ड ऑन द ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंट, मोरल अप्रोच, फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस एंड पुअर। गांधी जी का मानना था कि जो रिसोर्सेज है ना, उनका भी मान, वो भी बेसिकली इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अगेंस्ट थे कि इंडिविजुअल के पास में ज्यादा रिसोर्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, पर वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं थे। और साथ में उनका मानना था कि अगर आपको ये जो हैव क्लास और हैव नॉट क्लास के बीच के जो बेसिकली दूरियां इनको खत्म करनी है, दूरियां नहीं मतलब जो डिफरेंस है वो खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो रिसोर्स, सबसे पहले तो गांवों का उत्थान करो, ठीक है, जो विलेजेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट करो और गरीबों का अपलिफ्टमेंट करो। अपने आप उन दोनों की जो बीच की डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, दूरियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंसेस खत्म कैसे होंगे? गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है कि गांवों का अपलिफ्टमेंट करो और गरीब लोगों का अपलिफ्टमेंट करो। वो ये नहीं कहते थे पूरी तरह से क्लासेस को हटा दो कि और उनका मेन मोटिव
गांधी जी कभी भी वॉयलेंट और रिवॉल्यूशन के थ्रू सोशलिज्म को अचीव करना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि विद्रोह के थ्रू सोशलिज्म को अचीव किया जाए। उनका बस इतना मानना था कि गांवों को अपलिफ्टमेंट कर दो और गरीबों को अपलिफ्टमेंट कर दो, अपने आप सोसाइटी के अंदर क्या आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? सोशलिज्म समझ में आया? कोर आइडिया क्या है सोशलिज्म का? जहां पे रिसोर्सेज एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, ये किसी एक इंडिविजुअल के पास में रिसोर्सेज ना कॉन्सेंट्रेट हो, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए रिसोर्सेज, ठीक है। मार्क्स का जो सोशलिज्म था वो बहुत रेडिकल सोशलिज्म था। वो कहता था लड़ झगड़ करके ही सोशलिज्म अचीव किया जा सकता है। जब ये जो हैव नॉट क्लास है ये विद्रोह कर देगी हैव क्लास के अगेंस्ट में, तभी हम सोशलिज्म को अचीव कर सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि आप गरीबों का उत्थान कर दो, गांवों का उत्थान कर दो, तो सोशलिज्म अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म फॉलो होता है ना, वो कौन सा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक अमलगमेशन है गांधीयन सोशलिज्म का और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का। जब हम गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को मिला देते हैं तो क्या बनता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये क्या कहता है? अडॉप्टेड इन इंडिया, ये हमने इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर रखा है। कंबाइंस मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ वेलफेयर। मार्क्स का कहीं ना कहीं आइडिया तो यही था ना कि लोगों का भला होना चाहिए, तो मार्क्स का आइडिया उठाओ वेलफेयर वाला, विद गांधीयन ह्यूमनिज्म, पर उसके साथ में गांधी जी की इंसानियतवाद भी जोड़ दो। जो गांधी जी कहते हैं कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसको भी जोड़ दो। मार्क्स का आइडिया उठाओ वेलफेयर, गांधी जी का ह्यूमनिज्म, यूजेस डेमोक्रेटिक मीन, और सिर्फ कौन से मीन से लेके आओ? लोकतांत्रिक मीन से। कोई विद्रोह मत करो, कोई वायलेंस मत करो, सिर्फ कौन सा तरीका होना चाहिए सोशलिज्म को लाने का? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीके से सोशलिज्म आना चाहिए। समझ में आया? मैंने बताया सोशलिज्म के तीनों अप्रोच। सबसे पहले सोशलिज्म का जो कोर आइडिया है वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि ना ही स्टेट होना चाहिए ना ही क्लास होनी चाहिए, और ये सोशलिज्म अचीव कैसे होगा? विद्रोह के थ्रू, वायलेंस के थ्रू। गांधी जी का आइडिया क्या था कि आप गांवों का उत्थान कर दो और गरीबों का उत्थान कर दो, अपने आप सोसाइटी के अंदर सोशलिज्म आ जाएगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है? आप गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्स के सोशलिज्म को मिक्स कर दो तो आपको गांधीयन सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिल जाएगा। गांधी जी का आइडिया उठाओ ह्यूमनिज्म का, और मार्क्स का आइडिया उठाओ वेलफेयर का, दोनों को मिला दो, मिल जाएगा आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। उतार लिया था तुमने कर लिए? उतारो। इसके ऊपर का भी था कुछ? था ऊपर का? वो नोट शेयर कर दूंगा, यहाँ से उतार लो फिलोसफी से। वो प्रीएम्बल है, उसके अंदर कुछ है नहीं, उसके नोट्स में तो मैं शेयर कर दूंगा, टाइम ज़्यादा है। चलो दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये अमेंडमेंट वाला तो पार्ट में तुम्हें भी दोबारा दिखाऊंगा और इसके पीछे का मोटिव भी बताऊंगा कि अमेंडमेंट की क्यों गई थी, ठीक है। चलो, किससे? एडॉप्शन से। नहीं याद नहीं करना कुछ भी, सब समझा दूंगा यहीं पे। समझ, सोशलिज्म समझ में आ गया ना? बस बहुत बढ़िया, आ गया समझ में सोशलिज्म। एक माइक और लेके आना पड़ेगा मुझे, एक माइक और लाना पड़ेगा मुझे मयंक को पकड़ाने के लिए। क्या? अरे अभी तो रीच भी नहीं आ रही, गिरा कैसे दूं? तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। अरे कर दूंगा यार।
क्या नहीं डाले? क्या चीज़? PDF डालेंगे। तो मैं क्लास में सब कुछ करा रहा हूँ, तुम्हें फिर की PDF चाहिए? दे दूँगा। तुम खोल रहे हो? क्यों? दिल्ली बेकार जगह है। AQI पता है कितना हो रखा है दिल्ली का? AQI पता है कितना है दिल्ली का? है क्या? क्या होता है AQI? क्या होता है AQI? GST में बेसिकली अभी नए रिफॉर्म्स आए हैं। कुछ 18% वाला स्लैब 28% वाला स्लैब हटा दिया गया है, और कुछ बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स थे जिस पे 0% GST कर दिया इन्होंने, बट नॉमिनल होंगे कुछ ऐसे। तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा कोई इम्पैक्ट उसका। किसके पीछे का बताऊंगा किसी और क्लास में क्या रीज़न है। अभी पॉलिटिक्स चल रही है, इकोनॉमी में बताऊंगा क्या रीज़न है। ख़त्म कुछ नहीं होता। कीवर्ड्स भी उतार ली तुमने? नहीं उतारे? चलो बढ़िया। ये उतारना है? क्या है? टैरिफ कह रहा है वो। यही है वो, तारीफ हो रही है इंडिया की। मैंने तुम्हें सारी ड्यूटी समझा दी थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तुम्हें समझ नहीं आई जब तुम्हें उस दिन समझाई थी मैंने? हाँ फिर हुई, अभी समझा तो तुम्हें बहुत पहले दी थी। मैंने समझाई थी नहीं समझाई थी क्लास में? ड्यूटी समझाई थी मैंने क्लास में, टैरिफ समझाया था, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग समझाया था ना, सब कुछ समझा दिया था। अब तुम रिकॉर्डिंग देखना। चलो भाई आगे चल रहे हैं। इतना पार्ट कट करना पड़ेगा मुझे वीडियो से, खाली ब्लैक बोर्ड देख के। अरे हाँ यार ऐसे ही कह रहे थे तुम। अरे वीडियो तो शायद खुद ही पॉज हो जाएगी थोड़ा टाइम बाद। आ गया। चलो देखो, सोशलिज्म समझ में आया। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। देखो जब मैं बात करता हूँ सेक्युलरिज्म की, तो कोर कंसेप्ट जो है ना सेक्युलरिज्म का, वो आता है बेसिकली वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जिसको मैकियावेली का सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है जब हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है ना, स्टेट और रिलीजन, इन दोनों के बीच में होगा कंप्लीट डाइवोर्स। क्या होगा? कंप्लीट डाइवोर्स। मतलब स्टेट रिलीजन के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट समझते हो क्या होता है? क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑगमेंट, ठीक है, चाहे वो कोई सी सरकार हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशंस हो, मतलब जो भी ऐसा ऑगमेंट जो सरकार से रिलेटेड हो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेट। बाकी इसकी एक डिटेल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले पढ़ाऊंगा कि स्टेट होता क्या है। ठीक है, बट अभी इतना समझने के लिए समझो स्टेट क्या है। सरकार से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेट। तो वेस्टर्न, जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब है स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या होगा? कंप्लीट डाइवोर्स। ठीक है, स्टेट रिलीजन के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, साथ में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में एक चीज और होती है, आप पब्लिकली, ठीक है, अपना कोई भी रिलीजियस सिंबल शो नहीं
कर सकते। ठीक है, मान लो आप अगर क्या कहते हैं बुर्का वेयर करते हो या फिर आप कलावा वेयर करते हो तो आप अपने तक रखो उसको, पर आप पब्लिकली उसको वेयर नहीं कर सकते जब हम बात करते हैं सेक्युलर कंट्रीज की। ठीक है, वहां पे क्या है, स्टेट और रिलीजन के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स है, आप कोई भी अपने रिलीजियस थिंग को डिस्प्ले नहीं कर सकते। वहीं जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वो क्या कहता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सर्व धर्म संभव। इसका मतलब है कि हम सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, यहां पे स्टेट और रिलीजन इन दोनों के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है। अगर रिलीजन के अंदर कुछ चीज गलत हो रही है तो स्टेट उसके अंदर रिफॉर्म ला सकता है। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, मान लो जब हम बात करते हैं बेसिकली सती की बात करते हैं, ठीक है, या ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, तो ट्रिपल तलाक वैसे तो रिलीजियस प्रैक्टिस थी ना कि ट्रिपल तलाक दे देना चाहिए, 3 बार तलाक तलाक बोलो और तलाक हो गया। ठीक है, बट जब हम बेसिकली बात करें लीगल टर्म्स में, ठीक है, तो ये एक बेसिकली वुमेन को बहुत डेरोगेटरी कंडीशन है वुमेन की, है ना, कि तुमने एक औरत को बस 3 बार तलाक बोला और उससे तुम्हारा तलाक हो गया। तब स्टेट को रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना पड़ा और ट्रिपल तलाक को हमने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म कैसा है, हम सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, बट अगर धर्म के अंदर कुछ गलत हो रहा होगा तो स्टेट उसके अंदर रिफॉर्म ला सकता है। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म में एक चीज होती है वॉचफुल एम्बिवेलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा होगा तो स्टेट उसके अंदर रिफॉर्म लेकर के आएगा। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है। ठीक है, और स्टेट सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट भी देगा। समझ में आया? दोनों सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्टेट कोई रिफॉर्म भी नहीं ला के आएगा किसी रिलीजन के अंदर। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा हो तो स्टेट रिफॉर्म लेकर के आएगा। दोनों के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है, एक वॉचफुल एम्बिवेलेंस है। अगर रिलीजन के अंदर कुछ गलत है तो स्टेट उसको ठीक कर देगा। ठीक है, समझ में आया? और हम सारे धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। समझ में आया क्या है सेक्युलरिज्म? इंडियन और वेस्टर्न दोनों सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सर्व धर्म संभव, नो स्टेट। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। रिलीजन और स्टेट के बीच में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन और डाइवोर्स भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? आगे चलूं? बता लो। समझ में आया तुम्हें सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेवा धर्म का होता है। अच्छा, चलो अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, जो ऊपर का नहीं हुआ होगा भी दिखा दूंगा, पहले आइए समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में दोनों एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, समझ लो पहले, बाद में लिखते रहना। देखो, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो डेमोक्रेसी? तो मैं तुम्हें उस दिन भी समझाया था क्या होता है डेमोक्रेसी। जब पावर हमारी वेस्टेड होगी किसके अंदर, लोगों के अंदर। ठीक है, और कुछ? बताओ बताओ। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है पावर वेस्टेड होगी लोगों के अंदर, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव सुन के लॉ मेकिंग की प्रोसेस के अंदर उनको इन्वॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठेगा और आपके लिए लॉ बनाएगा। यहाँ पावर किसके पास में है, जनता के पास में। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, पर सिर्फ इलेक्शन होना कोई डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस तो हमारे कहाँ होते हैं, और ऐसी कंट्री बताओ जहां इलेक्शन होते हैं और वो डेमोक्रेटिक नहीं है।
नॉर्थ कोरिया के अंदर भी डेमोक्रेसी कह रहा हूँ, इलेक्शन होते हैं, पर वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं है। ठीक है, तो कैसे इलेक्शन होने चाहिए? फ्री इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए और टाइमली इलेक्शन होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने इलेक्शन तो करा लिया और इलेक्शन में सिर्फ आप अकेले खड़े हो, कोई और खड़ा है तो पटका दिया, ठीक है, गोली मारी, हटाओ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और दूसरा टाइमली होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज इलेक्शन करा लिया, अब बोल रहे हो अगले इलेक्शन 150 साल बाद होंगे, है ना, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। अब डेमोक्रेसी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक है हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब दोनों को समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे मैं अब तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी क्योंकि मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी में डिफरेंस होता क्या है। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो इसका सीधा सा मतलब है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या है? ज्यादा है और लेजिस्लेचर के पास में पावर, सॉरी, लेजिस्लेचर के पास पावर ज्यादा है और एग्जीक्यूटिव के पास पावर कम है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेचर को उसके हर डिसीजन के लिए। एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहा है उससे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, या अगर उसने वो काम कर दिया है तो आंसरेबल होगा लेजिस्लेचर को कि उसने वो काम क्यों किया है। तो यहाँ पे सीधी सी बात किस चीज की हो रही है? लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगा वो आंसरेबल होगा लेजिस्लेचर को। अगर जैसे मैं आज का तुम्हें एग्जांपल लेके बताऊं, अभी हमारे इंडिया के अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो उसके लिए आंसरेबल किसको है? पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट में बताएंगे ना, पार्लियामेंट में तो सवाल पूछ सकती है कि सर आपने ये लॉ पास किया था, ठीक है, ये क्यों किया? पहली बात तो बिना पार्लियामेंट के उससे कोई लॉ पास हो ही नहीं सकता। फिर भी वो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू कोई लॉ पास करा दे, जैसे मैंने तुम्हें बताया प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती हैं, तो उसके थ्रू अगर वो कोई लॉ पास करा दे तब भी वो आंसरेबल है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास राइट है उनसे सवाल पूछने के लिए। जब लॉ बनता है तो सबसे पहले उस लॉ को पास होना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी नहीं है, लेजिस्लेटिव की सुप्रीमेसी है। एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता है उसके लिए वो अकाउंटेबल और आंसरेबल है लेजिस्लेचर को। समझ में आया? ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझ में आया, जिसमें एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो किसको आंसरेबल हैं? पार्लियामेंट को आंसरेबल हैं। ठीक है, एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आंसरेबल नहीं होता लेजिस्लेचर को। प्रेसिडेंट कुछ भी डिसीजन ले सकता है, पार्लियामेंट उससे सवाल नहीं पूछ सकती, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल नहीं है लेजिस्लेचर को। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये कहां पर एग्जिस्ट करती है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां है? समझ में आ गया ना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जहां पे जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, मतलब वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो उत्तरदायी है लेजिस्लेचर को। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है? जहां पर जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल नहीं है लेजिस्लेचर को। समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट अबव 18। जब आप 18 साल से ऊपर जितने भी एडल्ट हैं सबको राइट टू वोट दे दोगे तब आप क्या बोलोगे? आपकी कंट्री के अंदर क्या आ चुका है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल से ऊपर के सब लोगों को राइट टू वोट मिल चुका है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के अंदर कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझो कैसे? क्या हम लोग सीधा बैठ करके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और लॉ बनाना स्टार्ट कर देते हैं? हम तो नहीं बैठते, हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वोट देके, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉ बनाता है पार्लियामेंट में बैठ करके। तो हम डायरेक्ट लॉ नहीं बना रहे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हमने चुना है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, वो पार्लियामेंट में बैठ करके लॉ बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें आप खुद बैठ करके लॉ नहीं बना रहे हो पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर, आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो और वो आपके बिहाफ पे पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बना रहा है। जैसे तुम अपना एमपी चुनते हो, ठीक है, फिर वो पार्लियामेंट में बैठ के तुम्हारे लिए लॉ फॉर्म करता है। इतना समझ में आया? डेमोक्रेसी क्लियर है? डेमोक्रेसी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है,
ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल टू, सॉरी लेजिस्लेटिव इज एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता ही है, जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को राइट टू वोट मिल जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जब आपके बिहाफ पे आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए लॉ बनाए तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ? तेज मतलब ऐसे स्पीड में तेज है, स्पीड तेज है? क्या तुम्हें आदत हो गई है? चलो बढ़िया है। क्या है? कौन? तुम भी जीनियस बनो, तुम्हें कौन रोक रहा है? क्या कर दो सबको पीछे? टाइम हो गया क्या? 3 मिनट तो बहुत टाइम है। आज कंप्लीट करके जाऊंगा प्रियम्बल। चाहे मुझे तुम्हें नोट्स देने पड़े, लिखना ना पड़े तुम्हें। कर लूँ ऐसा कर लूँ कि तुम लिखो मत, नोट्स दे दूँ तुम्हें इसके, हैं? पक्का? चलो बढ़िया, लिखते रहना बाद में। देखो अगला है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है जब किसी कंट्री का या स्टेट का जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, जो स्टेट का हेड है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड हेड हो, तो ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। एक है हमारा ब्रिटेन, ठीक है, और एक है हमारा इंडिया। यहां पर जो इनका हेड है वो कौन है? क्राउन। इंडिया का हेड कौन है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव हेड की बात करूं तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को हेड मान लेते हैं। ठीक, किसको मान लेते हैं? प्रेसिडेंट को हेड मान लेते हैं। अब मुझे एक बताओ, इनमें से जो ये ब्रिटेन का हेड है क्राउन, क्या ये इलेक्टेड है? इलेक्टेड नहीं है ना। ये कैसा है? कैसा है? ये है फैमिली रिलेटेड है। ठीक है। उसके पिताजी राजा होंगे, फिर वो राजा हो जाएंगे, तो इसी तरह से यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है। ठीक है। और हमारी कंट्री में जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट किया है। ठीक है। भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया हो बट वो इलेक्टेड है। तो ऐसी कंट्री जिसके जो हेड है वो इलेक्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। समझ में आया? ठीक है। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपोज टू मोनार्की, इसमें क्या करते हैं? रिपब्लिक स्टेट वो होता है जो मोनार्की को अपोज करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली राजा या रानी हेड नहीं हो सकता है स्टेट का। ठीक है। तो ये अपोज कर रहे हैं मोनार्की को। मोनार्की समझते हो ना, कि जब किसी स्टेट का हेड जो है वो राजा या रानी हो तो उसे मोनार्की बोलेंगे। ठीक है। इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी, अभी तो तुम्हें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, पर अभी इतना समझ लो, पॉलिटिकल इक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब ये, इक्वालिटी का मतलब है सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है। एक समानता, इक्वालिटी का मतलब। पॉलिटिकल इक्वालिटी का सीधा सा मतलब है कि अगर एक ए है एक बी है, ये ए जो है ये राजा का बेटा है, राजा का, खैर जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो राजा ही नहीं है, ये अंबानी जी का बेटा है। ठीक है। ये बी जो है, ठीक है, ये किसी गरीब का बेटा है। तो जब इन दोनों को ही इक्वल राइट्स हो इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वहां क्या आ चुकी है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जब दोनों के पास इक्वल राइट्स हो, ठीक है, नो मैटर वो किस कैटेगरी से आ रहा है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कंट्री रिपब्लिक ही नहीं है तो क्या वहां पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी? क्या कोई हेड कभी भी इलेक्टेड मेंबर बन पाएगा?
सिर्फ जो राजा का बेटा होगा वही बन पाएगा, तो वहां पे क्या नहीं होगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए, मोनार्की का अपोज करते हैं, और साथ में पॉलिटिकल इक्वालिटी वहां पे होती है। ठीक है, समझ में आया? रिपब्लिक समझ में आ गया? ठीक है, अगला है हमारा जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है क्या, देखो जस्टिस अभी तक तुमने सिर्फ सुना होगा कि बेसिकली हम लीगल जस्टिस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जस्टिस का मतलब होता है कि हर किसी के साथ में उचित व्यवहार करना क्या कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। जब बेसिकली आप पार्शियलिटी को निकाल देते हो, ठीक है, मतलब आप किसी को भी पार्शियल नजरों से नहीं देखते, सबको इम्पार्शियली देखते हो, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या आ चुका है, जस्टिस आ चुका है। जस्टिस का मतलब क्या है, सब लोगों को एक समान ट्रीट करना, ठीक है, उचित ट्रीट करना, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर जब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो जस्ट सोसाइटी है, ठीक है, मतलब सब लोगों को एक समान हम ट्रीट कर पा रहे हैं, ठीक है, और किसी के अंदर कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दो इंडिविजुअल, मान लो एक ए है और एक बी है, ये बहुत अमीर है और ये बहुत गरीब है, तो इसने भी कत्ल करा और इसने भी कत्ल करा, ठीक है, दोनों ने वो करा, मैंने बोला ये अमीर है, इसको एक काम करो, इससे एस से लिखवा लो, ठीक है, और ये जो गरीब वाला है इसको तो फांसी दो, इसे मत छोड़ो, गरीब को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब मैं ऐसा कर रहा हूं दैट मीन्स हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं है। बट जब हम सबको एक समान ट्रीट करें, ठीक है, सबको एक समान ट्रीट करें और सबको उचित ट्रीट करें, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे इसको, हमारे मतलब बेसिकली फेयर ट्रीटमेंट, सबके साथ में फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, तब हम बोलेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस आ चुका है। अब जस्टिस सिर्फ लीगल जस्टिस नहीं होता, ठीक है, जस्टिस होता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। मतलब जब मैं सोसाइटी के अंदर दो लोगों को एक समान ट्रीट करूं, बिना उनकी कास्ट को बीच में लाए या उनके रिलीजन को बीच में लाए या उनके जेंडर को बीच में लाए, तब हम क्या बोलेंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या आ चुका है, सोशल जस्टिस आ चुका है। मतलब मैं दो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर रहा हूं, किस चीज के बेसिस पे, उनकी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे। जब इनके बेसिस पे मैं उनके बीच में भेदभाव नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी सोसाइटी में क्या आ चुका है, सोशल जस्टिस आ चुका है। दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस होता है जब बेसिकली मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोक दूं, मतलब एक ही व्यक्ति के पास में सारी वेल्थ नहीं होनी चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, एक आदमी बहुत अमीर नहीं होना चाहिए, सारे लोग थोड़ा थोड़ा अमीर हो जाएं, है ना। तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास में सारी की सारी दौलत ना हो, लोगों के अंदर बढ़ जाए दौलत, ठीक है। तो प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रोवाइड इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और साथ में मैं सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दूं, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इसका जैसे एग्जांपल वही, एक ए है एक बी है, एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है। तो मैं ये अमीर वाले पर्सन को बोलूं कि सर आप जो मर्जी करें, आप वो फैक्ट्री लगा सकते हो, ठीक है, आप जो चाहे वो ऑक्यूपेशन कर सकते हो, और गरीब वालों को बोलूं कि भाई तू बस रिक्शा चला, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत कर। मतलब मैं अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा हूं इकोनॉमी के अंदर, उसको कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा हूं, दैट मीन्स हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। पर जब दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, दोनों ही सेम बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर पाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी सोसाइटी में क्या आ चुका है, इकोनॉमिक, क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, चल रहा है ना, ठीक है, क्लियर है इतना, आगे चलूं। हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मैंने तुम्हें बताया कि जब दो व्यक्तियों को, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने का इक्वल मौका दिया जाए, तब हम बोलेंगे सोसाइटी के अंदर क्या आ चुका है, पॉलिटिकल जस्टिस आ चुका है। मैंने वही बताया, जब अंबानी का बेटा और एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा दोनों को इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तब हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस आ चुका है। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब दोनों को सेम पॉलिटिकल राइट मिल जाए, लाइक राइट टू वोट, दोनों के पास वोट देने का अधिकार हो, कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने का भी दोनों के पास में अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही इलेक्शन लड़ पाए, गरीब इलेक्शन
लड़ ना पाए। ठीक है, जस्टिस समझ में आया? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है लिबर्टी। लिबर्टी कुछ नहीं है, लिबर्टी बस है जब हम फ्रीडम अंडर सम लिमिटेशंस, ठीक है, मतलब आपके पास फ्रीडम तो है बट आपके ऊपर कुछ लीगल लिमिटेशंस भी है। फ्रीडम का मतलब है तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर लो, ठीक है। लिबर्टी का मतलब है कि आपका जो मन करे आप वो करो, पर उसका जो बेसिकली इफेक्ट है वो किसी और पे ना पड़े, ठीक है। मतलब आपका फ्रीडम जो है, ठीक है, वो किसी और के फ्रीडम को हैम्पर ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिबर्टी। मतलब जब फ्रीडम के ऊपर मैं कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं तब उसको क्या बोलूंगा मैं? लिबर्टी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूं कि तुम रोड पे जहां मर्जी चाहे वहां जा सकते हो, ठीक है, ये तो फ्रीडम है कि तुम जहां जाना चाहे वहां जा सकते हो। पर जब मैं बोलूं कि पर हाईवे पे एक स्पीड से ऊपर तुम नहीं चला पाओगे, तो कुछ लिमिटेशन लगा दिया ना, कुछ लीगल लिमिटेशंस लगा दिया। क्यों लगाए मैंने लीगल लिमिटेशंस? ताकि किसी और के साथ में तुम कुछ गलत ना कर दो। तुम तेज चला रहे हो गाड़ी, किसी और को उड़ा दिया तुमने, ठीक है, तो जब तुम्हारा फ्रीडम किसी और के फ्रीडम को हैम्पर ना करने लगे तब उसको हम क्या बोलते हैं? लिबर्टी। मतलब फ्रीडम के ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं मैंने। समझ में आया? लिबर्टी क्या है? फ्रीडम तो है बट उसको बाउंड कर दिया है मैंने कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन से। वो रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं? लीगल है, ठीक है, ऐसे नहीं, लीगल और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसे नहीं कि मेरा जो मन करा मैंने तुम पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, मैंने तुम पे कानूनी रिस्ट्रिक्शंस लगाए और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए तुम्हारे फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है, मतलब तुम थॉट, तुम्हारे जो विचार हैं तुम वो विचार प्रकट कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा उसके लिए। एक्सप्रेशन, तुम उनको जैसे एक्सप्रेस करना चाहो वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। फेथ, तुम जिसमें विश्वास रखना चाहो, जिस धर्म में विश्वास रखना चाहो उस धर्म में विश्वास रख सकते हो। सेम बिलीफ एंड वर्शिप, ये तीनों तुम मतलब जिस चीज के अंदर विश्वास रखना चाहते हो उस चीज में विश्वास रख सकते हो, जिस भगवान की पूजा करना चाहते हो उस भगवान की पूजा कर सकते हो। तुमको पूरी तरह से फ्रीडम है, ठीक है। बट ये जो है लिबर्टी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से आज़ादी नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे, रोड पे जाके किसी को मार दोगे, अरे मुझे तो आज़ादी थी, मुझे आज़ादी मिली है, मैं तो कत्ल करूंगा आज, ठीक है, नहीं कर सकते। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं बट रीजनेबल, ठीक है। चलो टाइम हो गया आपका। यार 1 घंटा बहुत कम है पॉलिटी के लिए।